नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों। बाजार दर्शन ये निबंध हम पढ़ चुके हैं और इसका वीडियो आपने देख लिया होगा। नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। इसके बारे में हमने विस्तृत रूप से चर्चा की कि बाजार किस तरह से उपभोक्ता को और लोगों को किस तरह से प्रभावित करता है, आकर्षित करता है। लोग उसके आकर्षण में फंसते चले जाते हैं और पैसे बर्बाद करते हैं। बाजार का जादू किस पर नहीं चलता, बाजार का जादू किस पर चलता है और बाजार की सार्थकता किस में है, ये सब चर्चा हम कर चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा। वीडियो देखने के बाद ही आप प्रश्न उत्तर देखें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर और जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं और संभावित प्रश्न उत्तर भी देखेंगे जो कि अभी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। मेरे साथ बने रहिएगा। मैं कविता कौशिक सरल भाषा में सभी प्रश्नों के उत्तर प्रस्तुत करने जा रही हूँ। प्रश्न पहला जो है, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। ये सीबीएसई ने 2010, 12 और 2015 में 3 बार पूछ चुकी हैं। इस बार फिर से आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न क्या है, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। उत्तर किस तरह लिखेंगे, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं। बाजार में आकर्षक वस्तुएं देखकर मनुष्य उसके जादू में बहन जाता है। उसे उन वस्तुओं की कमी खलने लगती है। वह उन वस्तुओं को ज़रूरत न होने पर भी खरीदने के लिए विवश हो जाता है। वस्तुएं खरीदने पर उसका अहम संतुष्ट हो जाता है। खरीदने के बाद उसे पता चलता है कि जो चीज़ें आराम के लिए खरीदी थी वे खलल डालती हैं। उसे खरीदी हुई वस्तुएं अनावश्यक लगती हैं। मतलब खरीदने के बाद पता चलता है कि नहीं खरीदते तो भी काम चल ही रहा था, क्या ज़रूरत थी ये सब खरीदने की। तो ये सब बाजार का जादू चढ़ने और उतरने का असर मनुष्य पर दिखाई देता है। कौन कौन सा, कि आकर्षक वस्तुएं देखकर मनुष्य उसके जादू में फंस जाता है। ये बेंध जाता नहीं, फंस जाता है। और उसे उन वस्तुओं की कमी खलने लगती है कि जो वस्तुएं वह देखता है उसको लगता है कि ये वस्तु मेरे पास नहीं है, इसे मुझे ले लेना चाहिए। वह उन वस्तुओं को ज़रूरत नहीं होने पर भी खरीदने के लिए विवश हो जाता है। वस्तुएं खरीदने पर उसका अहम संतुष्ट हो जाता है। जब वह खरीद लेता है तो वह खुश हो जाता है। और जब बाद में पता चलता है कि ये तो आराम के लिए खरीदी है, बस इसकी ज़रूरत नहीं है, तो उसे खलल डालती हैं वो वस्तुएं और बाद में वे सब वस्तुएं अनावश्यक लगती हैं। बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है। क्या आपकी नज़र में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है। तो उनका ये रोंग है। तो इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, भगत जी समर्पण की भावना से ओतप्रोत हैं। धन संचय में उनकी बिल्कुल रुचि नहीं है। वे संतोषी स्वभाव के आदमी हैं। ऐसे व्यक्ति ही समाज में प्रेम और सौहार्द का संदेश फैलाते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति समाज में शांति स्थापित करने में मददगार साबित होते हैं। तो हमने देखा था ना, भगत जी 6 आने से ज़्यादा कमाने की इच्छा नहीं रखते थे। लोग पैसा देने को तैयार थे, लेकिन बचा हुआ चूर्ण वे फ्री में गरीब बच्चों को बांट देते थे। तो वो समर्पण की भावना से ओतप्रोत हैं। बाजार किसका लिंग, जाति, धर्म या छात्र क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को। इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं। तो ये भी अच्छा प्रश्न है कि बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को। तो बाजार कहाँ किसी में मतलब असमानता का भाव किसी के साथ नहीं रखता, वह तो सबके लिए समान होता है। और ये बात बिल्कुल सत्य है। बाजारवाद ने कभी किसी को लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र के आधार पर नहीं देखा। उसने केवल व्यक्ति के खरीदने की शक्ति को देखा है। जो व्यक्ति सामान खरीद सकता है वह बाजार में सर्वश्रेष्ठ है। कहने का आशय यही है कि उपभोक्तावादी संस्कृति ने सामाजिक समता स्थापित की है। यही आज का बाजारवाद है। प्रश्न नंबर 5,
आप अपने समाज में कुछ ऐसे प्रसंग का उल्लेख करें जब पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीत हुआ, जब पैसे की शक्ति काम नहीं आई। तो ये दोनों ही पॉइंट आपको ध्यान में रखते हुए इनके बारे में बताना है। पहला पॉइंट है जब पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीत हुआ, मतलब पैसा आपके पास है और वो है शक्ति के रूप में कभी आपका साथ दिया पैसे ने। तो ऐसा कोई प्रसंग, ऐसी कोई कहानी आपको बताना है। और दूसरा पॉइंट है जब पैसे की शक्ति काम नहीं आई। दूसरा पॉइंट ये बताना है कि पैसा होते हुए भी वह कुछ काम नहीं आया। तो दोनों ही कहानी देखो उत्तर में इस प्रकार दी है। पहला पॉइंट है जब पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीत हुआ, तो इसका उत्तर इस प्रकार दिया हुआ है। एक बार एक कार वाले ने एक बच्चे को जख्मी कर दिया। बात थाने पर पहुंची, लेकिन थानेदार ने पूरा दोष बच्चे के माता पिता पर लगा दिया। वह रौब से कहने लगा कि तुम अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखते। वास्तव में पैसे की चमक में थानेदार ने सच को झूठ में बदल दिया था। तब पैसा शक्ति का परिचायक नजर आया। दूसरा पॉइंट है जब पैसे की शक्ति काम नहीं आई। इसका उत्तर इस प्रकार है। एक व्यक्ति ने अपने नौकर का कत्ल कर दिया, उसको बेकसूर मार दिया। पुलिस उसे थाने में ले गई। उसने पैसे ले देकर मामले को सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन सब बेकार। अंत में उस पर मुकदमा चला। आखिरकार उसे 14 वर्ष की उम्र कैद हो गई। इस प्रकार पैसे की शक्ति काम नहीं आई। आप अपने हिसाब से दूसरा प्रसंग, दूसरी कहानी भी बनाकर लिख सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 6, बाजार दर्शन निबंध की भाषा के बारे में बताइए। बाजार दर्शन जैनेन्द्र द्वारा लिखा गया एक सार्थक निबंध है। इसमें निबंधकार ने सहज, सरल और प्रभावी भाषा का प्रयोग किया है। शब्दावली में कुछ एक अन्य भाषाओं के शब्द भी आए हैं, लेकिन ये शब्द कठिन नहीं है, मतलब सहजता से पाठक को समझ में आ जाते हैं। भाषा की दृष्टि से ये एक सफल, प्रभावशाली निबंध है। वाक्य छोटे छोटे हैं जो निबंध को अधिक संप्रेषणीय बनाते हैं। बाजार दर्शन निबंध किस प्रकार का है, ये भी प्रश्न इससे ही मिलता जुलता है। किस प्रकार का है, इसकी भाषा अच्छी है और इसमें बाजार के बारे में वर्णन दिया हुआ है। निबंधकार ने हर स्थिति का वर्णन और घटना का वर्णन इसमें किया है। प्रत्येक बात को विस्तार पूर्वक समझाया है। वर्णनात्मक के कारण निबंध में रोचकता और स्पष्टता दोनों आ गए हैं। वर्णनात्मक निबंध प्राय उलझन पैदा करते हैं, लेकिन इस निबंध में ये कमी नहीं है। फिर प्रश्न नंबर 8, इस निबंध में अन्य भाषाओं के शब्द भी आए हैं, उनका उल्लेख कीजिए। तो आप पूरा निबंध पढ़ेंगे तो आपको कुछ अंग्रेजी के शब्द मिलेंगे, कुछ उर्दू के, कुछ फारसी के, ये शब्द सब मिलने वाले हैं। हम देख लेते हैं कौन कौन से शब्द ऐसे आए हैं। निबंधकार ने हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी, उर्दू, फारस भाषा के शब्दों का स्वाभाविक प्रयोग किया है। इन शब्दों के प्रयोग से निबंध की रोचकता और सार्थकता बढ़ी है। अंग्रेजी के शब्द एनर्जी, बैंक, परचेजिंग पावर, मनी बैग, रेल टिकट, फैंसी स्टोर, शॉपिंग मॉल, ऑर्डर आदि। और उर्दू फारसी के शब्द हैं नाहक, पेशगी, कमज़ोर, बेहया, हरज, बाजार, खलल, कायल, दरकार, माल, असबाब। ये सब उर्दू और फारसी के शब्द हैं। प्रश्न नंबर 9, निबंध में किस प्रकार की शैली का प्रयोग किया गया है। तो प्रस्तुत निबंध में जैनेन्द्र जी ने मुख्य रूप से वर्णनात्मक, व्याख्यात्मक, उदाहरण आदि शैलियों का प्रयोग किया है। इन शैलियों के प्रयोग से निबंध की भाव संप्रेषणीयता बढ़ी है, साथ ही स्पष्टता और सरलता के गुण भी आ गए हैं। निबंधकार ने इन शैलियों का प्रयोग स्वाभाविक ढंग से किया है। इस कारण निबंध की रोचकता में वृद्धि हुई है। इनके कारण पाठक एक बैठक में निबंध को पढ़ लेना चाहता है। तो कैसी शैली का प्रयोग किया है, मतलब वर्णनात्मक तरीके से लिखा है। इसका विस्तृत विवेचन किया है तो इसके लिए ये व्याख्यात्मक है। बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। पहला उदाहरण ऐसा दिया है कि जिसके पास जितने पैसे थे पूरे वो बाजार में उड़ा आता है। और दूसरा ऐसा दिया है कि पैसे लेकर गया था लेकिन कुछ भी नहीं लेकर आया। फिर भगत जी का उदाहरण दिया है कि सिर्फ 6 आने की ही कमाई करना उसका लक्ष्य रहता है। तो इस तरह से बाजार दर्शन में अलग अलग उदाहरण देकर पाठ को समझाया है। तो उदाहरण शैली का भी प्रयोग हुआ है।
बाजार दर्शन से क्या अभिप्राय है? तो बाजार दर्शन से लेखक का अभिप्राय है बाजार के दर्शन करवाना, अर्थात बाजार के बारे में बताना कि कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं कि वस्तुओं की बिक्री ज़्यादा होती है, ये बाजार किस तरह आकर्षित करता है, लोग क्यों बाजार से ही आकर्षित होते हैं। प्रश्न नंबर 11, उपभोक्तावादी संस्कृति क्या है? इसका उत्तर इस प्रकार है, उपभोक्तावादी संस्कृति वास्तव में उपभोक्ताओं का समूह है। उपभोक्ता बाजार से सामान खरीदते हैं, ये वर्ग ही बाजार पैदा करता है। लोग अपने उपभोग की सारी वस्तुएं बाजार से खरीदकर उनका उपभोग करते हैं। बाजार का सारा कारोबार इन्हीं पर निर्भर होता है। हम लोगों से ही बाजार चलता है। अगर हम लोग खरीदारी नहीं करेंगे तो बाजार क्या बाजार कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो बाजार हमसे ही है और उपभोक्तावाद, उपभोगी हम ही हैं, उपभोक्ता हम हैं, और हम जब खरीदारी करते हैं तो हम उपभोक्तावाद की श्रेणी में आ जाते हैं। कौन से लोग फिजूल खर्ची नहीं करते? कौन नहीं करते? लेखक कहता है कि संयमी लोग फिजूल खर्ची नहीं करते, वे उसी वस्तु को खरीदते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत होती है। संयमी जो अपने मन को कंट्रोल में रखते हैं, और वे वही वस्तु खरीदेंगे जो उनके उपयोग की है, जिनकी उनको ज़रूरत है। बाजार के आकर्षण में ये कभी नहीं फंसते। यहाँ हंसते शब्द दिया हुआ, बच्चों ध्यान दीजिएगा, फंसते आएगा। उन्हें अपनी ज़रूरत से मतलब है, न कि बाजारूपन से। जो चाहिए वही खरीदा, नहीं तो छोड़ दिया। भगत जी के बारे में बताइए। लेखक यहाँ बताते हैं कि भगत जी का वर्णन इस निबंध में जो किया गया है उसके माध्यम से लेखक ने संतोष का पाठ पढ़ाया है। भगत जी केवल उतना ही सामान बेचते हैं जितना कि बेचकर खर्चा चलाया जा सके। जब खर्च लायक पैसा आ गए तो सामान बेचना बंद कर दिया गया। कभी किसी गरीब बच्चे को मुफ्त चूरन दे दिया, लेकिन ज़्यादा सामान बेचने का लालच नहीं था। बाजार का जादू क्या है? उसके चढ़ने उतरने का मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? बाजार दर्शन पाठ के आधार पर उत्तर लिखिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, बाजार की चमक दमक व उसके आकर्षण में फंसकर व्यक्ति खरीदारी करता है, तो यही बाजार का जादू है। बाजार का जादू मनुष्य पर तभी चलता है जब उसके पास धन होता है तथा वस्तुएं खरीदने की निर्णय क्षमता नहीं होती। वह आराम से अपनी शक्ति दिखाने के लिए निरर्थक चीज़ें खरीदता है। जब पैसे खत्म हो जाते हैं तब उसे पता चलता है कि आराम के नाम पर जो गैर जरूरी वस्तुएं खरीदी थी वे अशांति उत्पन्न करने वाली हैं। वह जलाता है, परंतु उसका अभिमान उसे तुष्ट करता है। प्रश्न नंबर 16, भगत जी बाजार को सार्थक व समाज को शांत कैसे कर रहे हैं? तो बाजार दर्शन, इसका प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है, बाजार दर्शन के लेखक ने भगत जी का उदाहरण क्यों दिया? इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, लेखक ने इस निबंध में भगत जी का उदाहरण दिया है जो बाजार से काला नमक जीरा लाकर वापस लौटते हैं। इस प्रकार बाजार का आकर्षण काम नहीं करता क्योंकि उन्हें अपनी ज़रूरत का ज्ञान है। इनसे पता चलता है कि मन पर नियंत्रण वाले व्यक्ति पर बाजार का कोई प्रभाव नहीं होता। ऐसे व्यक्ति बाजार को सही सार्थकता प्रदान करते हैं। प्रश्न नंबर 17 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सेंटेंस भी बहुत महत्वपूर्ण है। खाली मन तथा भारी जेब से लेखक का क्या आशय है? ये बातें बाजार को कैसे प्रभावित करती हैं? खाली मन तथा जेब भरी होने से लेखक का आशय है कि मन में किसी निश्चित वस्तु को खरीदने की निर्णय शक्ति का नहीं होना तथा मनुष्य के पास धन होना। मनुष्य के पास धन रहेगा और उसको ये नहीं पता रहेगा कि क्या खरीदना है, तो वह बहुत सारी अनुपयोगी चीज़ें खरीद लेगा, और क्योंकि उसका मन खाली है, उसको मन में कोई एक लक्ष्य है ही नहीं, इसके लिए पूरा पैसा खर्च कर देगा अनुपयोगी चीज़ों में। ऐसे व्यक्तियों पर बाजार अपने आप अपने चमक दमक से कब्जा कर लेता है। वे गैर जरूरी चीज़ें खरीदते हैं। प्रश्न नंबर 18, बाजार दर्शन पाठ के आधार पर पैसे की व्यंग्य शक्ति कथन को स्पष्ट कीजिए। लेखक कहता है कि पैसे में व्यंग्य शक्ति होती है। यदि कोई समर्थ व्यक्ति दूसरे के सामने किसी महंगी वस्तु को खरीदे तो दूसरा व्यक्ति स्वयं को हीन महसूस करता है। पैदल या दोपहिया वाहन चालक के पास से धूल उड़ती कार चली जाए तो वह परेशान हो उठता है, वह स्वयं को कोसता रहता है, वह भी कार खरीदने के पीछे लग जाता है। और प्रश्न नंबर 19, बाजार दर्शन पाठ के आधार पर बताइए कि पैसे की पावर का रस किन दो रूपों में प्राप्त किया जाता है?
तो उत्तर इस प्रकार है, पैसे की पावर का रस फिजूल की वस्तुएं खरीदने, माल, असबाब, मकान, कोठी आदि के द्वारा किया जाता है। यदि पैसा खर्च न भी किया जाए तो अधिक धन पास रहने से गर्व का अनुभव किया जा सकता है। बाजार दर्शन निबंध उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद की अंतर वस्तु को समझने में बेजोड़ है। उदाहरण देकर इस कथन पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, ये निबंध उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद की अंतर वस्तु को समझने में बेजोड़ है। लेखक कहता है कि बाजार का आकर्षण मानव मन को भटका देता है, वह उसे ऐशो आराम की वस्तुएं खरीदने की तरफ आकर्षित करता है। लेखक ने भगत जी के माध्यम से नियंत्रित खरीदारी का महत्व भी प्रतिपादित किया है। आगे लेखक बताते हैं कि बाजार मनुष्य की जरूरतें पूरी करें, इसी में उसकी सार्थकता है, अन्यथा वह समाज में ईर्ष्या, तृष्णा, असंतोष, लूट खसोट को बढ़ावा देता है। अंतिम प्रश्न है, बाजार जाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बाजार दर्शन पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। तो लेखक का कहीं ना कहीं इस निबंध को लिखने का उद्देश्य यही है कि बाजार जाते समय हमारा मन कैसा होना चाहिए, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, चलिए बताते हैं। सबसे पहले पॉइंट लिखेंगे, हमें ज़रूरत के सामान की सूची बनानी चाहिए। दूसरा, हमें बाजार के आकर्षण से बचना चाहिए। तीसरा, हमारा मन निश्चित खरीदारी के लिए होना चाहिए। और चौथा लिखेंगे, बाजार में क्रय क्षमता का प्रदर्शन न करके ज़रूरत का सामान लेना चाहिए। और पांचवा लिखेंगे, बाजार में असंतोष व हीन भावना से दूर रहना चाहिए। ये 5 पॉइंट अगर हम लिख देंगे तो हमारा उत्तर बहुत ही शानदार होगा और एग्जामिनर हमें पूरे के पूरे मार्क्स इसमें देगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। पूरे प्रश्नों के उत्तर हमने बहुत अच्छे से समझे हैं। फिर भी किसी प्रकार का डाउट है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा।